And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about making of the Indian Constitution. So ideas discussed in this article can be used in writing an essay, and this is also important from our syllabus paper 2 Indian polity point of view. So as you can see, this article has been written by Mr. Rajmohan Gandhi. So इस आर्टिकल में वो अक्सर जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं ज़्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही लिखते हैं. तो इस आर्टिकल में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे उसको डिस्कस किया है. उन्होंने बताया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कैसे प्रीएम्बल बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और कैसे प्रीएम्बल के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि फ्रैटर्निटी को इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इस आर्टिकल में मोस्टली इस टर्म फ्रैटर्निटी के बारे में बातचीत की जाएगी. दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आपको ये पूरा याद होगा. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये हमारे प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझो तो सोल है. ये 5 टर्म्स, इनके बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए. सबसे पहले समझते हैं अबाउट इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो आज़ादी से बहुत टाइम पहले ही, वे बैक इन 1931 इटसेल्फ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन चल रहा था, आपको याद होगा फरवरी मार्च में ये कराची सेशन हुआ था. तो कराची सेशन जब चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे ये प्रपोज़ किया गया कि जब भी फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स गारंटी करेंगे हमारे सिटीजन्स को. This Karachi session of Indian National Congress was being conducted under presidency of सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसमें ये रिजोल्यूशन लिया गया कि एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल सच एज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कॉम्बिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. तो ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि जब भी हम फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हमारे देश का, उसमें हम अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे. और इसी को फॉलो करते हुए फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हैविंग फंडामेंटल राइट्स, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. अगर हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी देखें तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. आर्टिकल 14 टू 18 इज नोन एज राइट टू इक्वालिटी. ऑल दीज राइट्स फोकसेज ऑन इक्वालिटी. 19 to 22 focuses on freedom. 23-24 focuses on right against exploitation. 25 to 28 focuses on right to religious freedom. 29 to 31 focuses on cultural and educational rights of the people, while 32 to 35, especially Article 32, is about constitutional remedies. And fundamental right is considered to be one of the most important part of our constitution. और इसको आपको ज़रूर याद रखना है. यू हैव टू ट्रेस दिस फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1931. अगर ग्रैनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट देखा जाए, आई होप आप जानते होंगे, इनका नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा. ग्रैनविल ऑस्टिन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़. उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. तो ही सेज, और ही डिस्क्राइब्ड DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स, एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उनके हिसाब से ये दोनों जो पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब अगर आप बात करें उसके अलावा जो इस कराची सेशन में बात की गई थी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस ऑफ पावर. कि सरकारी नौकरी मिलने में और सरकारी नौकरी देने के लिए किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे. ये फैसला भी कर लिया गया था इन दिस कराची सेशन ऑफ 1931. और इसको फॉलो करते हुए फिर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट दिस. आपने पढ़ रखा होगा आर्टिकल 16(1) जो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ फॉर गिविंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट.
तो वो इंक्लूड किया गया था एंड इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1931। अब उसके अलावा देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म फ्रेटर्निटी के बारे में जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज वेरी मच इंसिस्टेंट ऑन दिस टर्म फ्रेटर्निटी। उन्होंने बहुत पहले एक स्पीच लिखी थी, वो स्पीच वो कभी डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्पीच लिखी थी जिसका टाइटल था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज शार्प क्रिटिक ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया एंड ही वांटेड टू कम्प्लीटली एनिलेट कास्ट, ख़त्म कर देना चाहते थे बिल्कुल इसको रूट से ही। उसके लिए उन्होंने ये स्पीच लिखी थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट in 1936, in which he tried to counter against the concept of untouchability and caste system। अब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने एक कोट लिखा है, उस कोट को एज इट इज आप याद कर लें तो इट विल बी गुड इफ़ देर इज़ एन एसे ऑन कास्ट सिस्टम। उस कोट में उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ योर आइडियल सोसाइटी, आपके हिसाब से कौन सी सोसाइटी आइडियल होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। और फिर वो वही जवाब भी देते हैं कि इफ़ यू आस्क मी माई आइडियल सोसाइटी वुड बी सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ऐसा समाज जहाँ पे सबको बराबर भाव से सम्मान मिले, सबको आज़ादी हो अपने हिसाब से काम करने का, और आपस में भाईचारा हो। फ्रेटर्निटी इज़ भाईचारा, जब एक कॉमन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कॉमनलिटी डेवलप होती है कि सब हम लोग एक दूसरे, वी आर ए लार्जर फैमिली, वी आर इंडियंस एंड वी शेयर सम सॉर्ट ऑफ कॉमननेस, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेटर्निटी। जैसे हमारे फैमिली में होता है कि एक तरह की कनेक्टिविटी होती है, कॉमनलिटी होती है, उसी तरह की फ्रेटर्निटी पूरे देश में होनी चाहिए, भाईचारा पूरे देश में होना चाहिए, लिबर्टी और इक्वालिटी के अलावा। अब जरा देखो, ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कह दिया था 1936 में कि लिबर्टी और इक्वालिटी के अलावा फ्रेटर्निटी भी होना चाहिए एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, आपको तो इतना तो याद होगा, आई होप आपने बेसिक इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू हुआ 6 दिसंबर 1946 को। पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, जिसको काम दिया गया कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और 13 दिसंबर को, एक सप्ताह बाद ही, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू ने। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पर्पस ही था टू ले डाउन कि व्हाट टारगेट्स वी आर गोइंग टू अचीव, व्हाट वैल्यूज़ वी आर गोइंग टू अचीव बाय मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे बाद में हमारे देश का प्रियम्बल बना है। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड, वो यहाँ मैंने दे रखा, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल पहली डेट थी 6 दिसंबर 1946, जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। आखिरी मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जनवरी 1950, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद से हम रिपब्लिक बन गए। दैट इज़ वाई 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अब वापस से आते हैं, जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया तो उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिबर्टी और इक्वालिटी टर्म तो यूज़ किया, लेकिन फ्रेटर्निटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके ऊपर फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो इंसिस्टेड कि हमें लिबर्टी और इक्वालिटी बस यूज नहीं करना चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के आर्गूमेंट के बेसिस पे जब फाइनल प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया तो उसमें ये तीनों टर्म इस्तेमाल किए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब बी आर अम्बेडकर साहब का ये कोट आप याद कर लो तो ये और भी बेहतर होगा, विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर दैन कोट्स ऑफ पेंट। अगर देखो, सबको बराबर भाव से इक्वालिटी दे दी जाए कि सब बराबर हैं, कह दिया जाए कि सब फ्री हैं, जो अपनी मर्जी से आए जो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो लिबर्टी दे दी जाए, इक्वालिटी दे दी जाए, फिर भी इफ़ देयर इज़ नो सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, अगर हमारे अंदर भाईचारा ना हो तो ये लिबर्टी और इक्वालिटी ट्रू सेंस में प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जो अमीर है वो गरीब को हरास करेगा ही करेगा इन वन वे और अदर, और इस तरीके से ट्रू सेंस में लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं आ सकती जब तक फ्रेटर्निटी ना हो, एक तरह का भाईचारा ना हो कि हम सब एक हैं, वी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री, वन मदरलैंड। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस। The second article is taken from the national segment. It is about Pakistan's invasion of Kashmir. This topic is important from our syllabus, paper 2, post consolidation history. So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो आज का दिन 22 अक्टूबर
को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मार्क किया है आज द डे ऑन विच पाकिस्तान इन्वेडेड इंडिया इन कश्मीर। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने पहला अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर, और वो अटैक आज के दिन ही स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 22 को। As I said, on this day in 1947, पाकिस्तानी आर्मी अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स अटैक्ड कश्मीर। तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक नहीं किया, उन्होंने ट्राइबल्स का फॉर्म लेकर के, ट्राइबल्स का गेटअप लेकर के इंडिया के ऊपर अटैक किया था कश्मीर के अंदर। वो दिखाना चाहते थे कि हम नहीं अटैक कर रहे हैं, ये जो लोकल लोग हैं वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो लोकल लोग आपके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानना चाहते। तो इस कारण से ये पाकिस्तान इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहता था, और इसी कारण से पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल्स के कपड़े पहन के, ट्राइबल्स का गेटअप लेकर के इंडिया के ऊपर अटैक किया था 1947 में ऑन दिस डे अक्टूबर 22। देखो हुआ क्या था, सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखते हैं। आपको तो पता ही होगा, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो, कि अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो भी ब्रिटिश इंडिया के हिस्सा नहीं थे, वो प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी दी गई थी कि दे कुड आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये आज़ादी दी गई थी। कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको आज़ादी दी गई कि आप इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें। तो इसी तरह का एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर अंडर किंग राजा हरी सिंह। और राजा हरी सिंह अनसर्टेन थे कि इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें, तो कुछ टाइम के लिए ही ट्राइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो गए। इनफैक्ट पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया था। तो उस टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर ने किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया था, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। लेकिन अक्टूबर 1947 में, जैसा मैंने आपको बताया, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। तो राजा हरी सिंह वॉज नाउ अंडर ट्रबल। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस व्हेन एंटर्ड इनटू जम्मू एंड कश्मीर अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का वेशभूषा लेकर के, गेटअप लेकर के जब घुसे, तो कश्मीर की आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी को रोक नहीं पाई, और दिस पाकिस्तानी आर्मी कमिटेड लूट, प्लंडर, मर्डर, इवन मास रेप्स इन कश्मीर। और फिर राजा हरी सिंह के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, एंड राजा हरी सिंह देन केम टू दिल्ली एंड ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। और इसके साथ ही कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ये देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एक कॉपी हमने आपके साथ यहाँ पे डिजिटल कॉपी शेयर की है। राजा हरी सिंह साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, and by this instrument of accession itself now Kashmir became part of India। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया, 4 दिन के अंदर ही राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई देखो, तब तक ये 4 दिनों के अंदर ही, 22 अक्टूबर को तो ये पहला अटैक शुरू हुआ था, 4 दिनों के अंदर ही 26 अक्टूबर तक पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक घुस आई थी। ये देखो, ये है, हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और इसके इधर का जो एरिया, इसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक घुस आई थी और उसने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, और अभी तक दिस एरिया इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर राजा हरी सिंह ने पहले ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर दिया होता, तो दिस पार्ट ऑफ कश्मीर, गिलजिट बल्तिस्तान रीजन इसको हम कहते हैं, दिस ऑल्सो वुड हैव बीन अंडर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। The next article is taken from economy segment. It is about National Payment Corporation of India. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. सो सबसे पहले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ पे आएंगे। तो देखो, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया RBI का एक इनिशिएटिव है। RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंदर 10 भारत की बैंक हैं, इंडिया की बैंक्स हैं, जिन्होंने मिलकर के इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बनाया है। वो 10 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक एंड HSBC। सबका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखो कि जो 10 प्रमोटर बैंक हैं जिन्होंने मिलकर के इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाया है, इसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। हो सकता है आपसे सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ दे कि इंडियन बैंक एसोसिएशन इज मेन ओनली फॉर्म्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉट बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन और RBI ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, NPCI, एक तरह की कंपनी बनाई। इस कंपनी को काम दिया गया कि आप
भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें। जो भी हम आजकल पेमेंट करते हैं ना, कार्ड से पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, भीम पेमेंट करते हैं, ये सारा काम दिया गया कि आप इस तरह के पेमेंट को प्रमोट करने का काम करें। तो ये इस पर्पज़ से एनपीसीआई बनाई गई। NPCI is non-for-profit company created under Section 8 of Companies Act of 2013। तो ये RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिल करके NPCI बना दिया ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट प्रमोट हो हमारे देश के अंदर। अब क्या है कि एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाई। देखो फिर से ध्यान से समझते हैं, RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिल करके नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कर दिया और उसको काम दे दिया कि आप डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें हमारे देश में। अब ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोडक्ट लेकर के आता है, डिजिटल प्रोडक्ट लेकर के आता है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन आवर कंट्री। अलग अलग इसके डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है NPCI का फॉर डिजिटल पेमेंट। उसके अलावा भीम ऐप आपने सुन रखा होगा, यूज भी करते होंगे आप लोग। भीम ऐप से आप डिजिटल पेमेंट करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये भीम ऐप इज ऑल्सो अ डिजिटल प्रोडक्ट ब्रॉट बाई NPCI। रुपे कार्ड इज अ डिजिटल प्रोडक्ट ब्रॉट बाई NPCI। तो उन सबके बारे में देखेंगे। तो पहला जो डिजिटल प्रोडक्ट है NPCI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको ज़रा समझते हैं। मैं पहले इसका मतलब समझा देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। देखो पहले कैसा होता था कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में हमें पैसा डालना है तो सबसे पहले हम जाते थे बैंक में, जाकर के एक फॉर्म लेते थे, स्लिप लेते थे, स्लिप में सारे डिटेल्स भरते थे, फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता था। फिर धीरे धीरे अब कैसा हो गया है कि डिजिटल पेमेंट होने लगा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पेमेंट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक QR कोड होता है और उस QR कोड के बेसिस पे, या IFSC कोड होता है, उसके बेसिस पे हम नेट बैंकिंग कर देते हैं, वॉलेट पासवर्ड सेट करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये जो सिस्टम है जिसमें हम नेट बैंकिंग के थ्रू बाय यूजिंग IFSC कोड एंड बेसिक कार्ड डिटेल्स हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दिस प्रोडक्ट वाज ब्रॉट बाय NPCI। अब कैसा कि मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका बैंक है मान लो पंजाब नेशनल बैंक, तो सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनके बीच में एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बना दिया इन्होंने। यूनिफाइड मतलब इंटरकनेक्टेड पेमेंट इंटरफेस बना दिया है। तो अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालना है तो भी डाला जा सकता है थ्रू दिस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैं डालूंगा पैसा और वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के वो पंजाब नेशनल बैंक में पहुंच जाएगा। So this is unified payment interface for digital payment from one account to another account। उसके अलावा रुपे कार्ड भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है दैट वाज ब्रॉट बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी देखो रुपे कार्ड का क्या है कि पहले जो भी हमारे देश में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स हम यूज करते थे, आप उस पर ध्यान देना, इधर उस पर वीज़ा कार्ड लिखा रहता था या मास्टर कार्ड लिखा रहता था। तो ये मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही वो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो कार्ड का सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती थी या तो वीज़ा नहीं तो मास्टर कार्ड, और ये दोनों फॉरेन कंपनियां, फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो फिर NPCI ने क्या किया, एक इंडियन कार्ड सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च किया जिसका नाम है रुपे। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। भले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही डेबिट कार्ड हो, बट उस पर वीज़ा जो लिखा रहता है या मास्टर कार्ड लिखा रहता है, मतलब ये कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, बैंक कुछ और, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कुछ और। तो ये विदेश की कंपनियां थीं, इनको रिप्लेस करके अब देश की कंपनी लेकर के आया है NPCI जिसका नाम है रुपे, विच इज़ अ डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। तो इस तरह के कई डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर के आया है NPCI। अब एक और बात समझते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR। देखो होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है और इससे जाकर के हमने कुछ शॉपिंग की, मान लो जाकर के पेट्रोल पंप पे हमने कुछ पेट्रोल ख़रीदा, टैंक फुल कराया, तो मान लो हमने 100 रुपये का पेट्रोल ख़रीदा, तो ये 100 रुपये हम अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे इस मर्चेंट को, जो ये पेट्रोल पंप का मर्चेंट है जो इस बिज़नेस को रन कर रहा है। तो 100 रुपये इसके पास आएंगे, लेकिन इस 100 रुपये में से 1 रुपया कट जाता था, पहले 1 रुपी डिडक्ट हो जाता था, इसको बस 99 रुपीज़ ही मिलते थे। वो जो 1 रुपी डिडक्ट होता था दैट वाज डिडक्टेड एट मर्चेंट डिस्काउंट रेट एज ए सर्विस चार्ज। क्योंकि ये ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट ले रहा है ना ये, तो डिजिटल पेमेंट प्रोवाइड करने वाले जो
लोग हैं जैसे बैंक या ये वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड, तो ये सारे लोगों को वो 1 रुपया उनके मिलता था एज सर्विस डिलीवरी चार्ज। फिर से समझते हैं, हमने 100 रुपये का तेल भराया तो हम तो अपने कार्ड से 100 रुपये का पेमेंट कर दिया हमने इस मर्चेंट के अकाउंट में, लेकिन इस मर्चेंट को मिलेंगे 99 रुपीज़। 1 रुपया चला जाएगा टू द सर्विस प्रोवाइडर्स इन दिस इंटायर प्रोसेस। इस प्रोसेस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? मान लो ये कार्ड मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो कार्ड इशूइंग बैंक को कुछ पैसा मिलेगा। ये कार्ड के अंदर ये जो कार्ड है ये वो वीज़ा डेबिट कार्ड है, तो वीज़ा कंपनी को कुछ पैसा मिलेगा। उसके अलावा इस मर्चेंट का जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, आप देखते हो इस तरह का पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड करने वाली, वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को कुछ पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बेसिस पे देयर वाज अ रेट, एंड फॉर एग्जांपल वो 1% रेट था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाज 1%। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये में से 1 रुपया ये मर्चेंट ट्रांजेक्शन के फॉर्म में एज ए सर्विस चार्ज इन सारे लोगों को मिल जाएगा। दैट वाज द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ द कॉस्ट पेड बाय अ मर्चेंट, दिस इज़ द मर्चेंट to a bank for accepting payment from their customers via digital means. The merchant discount rate is expressed in percentage of the transaction amount. तो 100 रुपये का है, 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब 1 रुपया मर्चेंट सर्विस की तरह इन सारे लोगों को दिया जाएगा। अब करंट डेवलपमेंट क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर के? भारत सरकार ने क्या कहा इस बजट 2020 में कि जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट है रुपे कार्ड या यूपीआई प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने पे कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे नहीं करना पड़ेगा। दैट वाज द करेंट डेवलपमेंट। सो नाउ इफ़ यू यूज रुपे कार्ड और यू यूज यूपीआई प्लेटफॉर्म, देन दिस मर्चेंट विल नॉट हैव टू पे any service charge to these banks or these Visa or MasterCard, these banks or these card service provider like रुपे, इसको अब कोई सर्विस चार्ज इनको नहीं देना होगा। दैट इज़ द करंट न्यूज। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मर्चेंट हैं वो चाहेंगे कि लोग रुपए का इस्तेमाल करें या यूपीआई का इस्तेमाल करें, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा वो भी अब सामने निकल के आ रहा है। ये जो बैंक्स हैं इनको तो पैसा मिलेगा नहीं, अगर रुपए का कार्ड लोग इस्तेमाल करेंगे तो इनको तो पैसा मिलेगा नहीं इन दिस डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो बैंक चाहेंगे कि रादर दैन गिविंग रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये बैंक चाहेंगे कि वीज़ा या मास्टर कार्ड लोगों को दिया जाए, क्योंकि वीज़ा या मास्टर कार्ड पे लोगों को जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस बैंक को मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बेसिस पे कुछ एक पैसा अर्न होता है। तो ये क्रिटिसिज्म भी है कि मर्चेंट तो भले प्रमोट करेगा रुपे एंड यूपीआई, लेकिन ये बैंक जो है वो अब रुपे और यूपीआई को प्रमोट नहीं करेगा, रादर डिस्करेज करेगा, क्योंकि अब इसकी कमाई रुक जाएगी आफ्टर दिस न्यू प्रोविजन। The next article is taken from Assam segment. It is about Assam Private Educational Institution Regulation of Fees Act 2018. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. So देखो, this news is about Assam Private Education Institutions Regulation of Fees Act 2018. ये कानून, ये this law was brought in 2018 itself. अब इसमें करेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो ज़रा समझते हैं। तो देखो, आसाम सरकार ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। उसका काम होगा कि फ़ी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करे। देखो, आसाम के अंदर कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अब वो कितना फ़ीस रख सकते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। और इस फ्री रेगुलेटरी कमेटी को काम दिया गया है कि वो प्रॉपर स्टडी करे और बताए कि कौन से कोच इंस्टीट्यूट, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितना फ़ीस रख सकता है। एक प्रॉपर लिमिट दी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना फ़ीस बढ़ा नहीं सकता। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स पीपल विल बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। जब बिफोर आई मूव टू द मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी, आई जस्ट वांट टू कन्वे वन स्मॉल मैसेज। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों से मुझे काफ़ी लेट हो जा रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड करने में। दिस इज़ जस्ट बिकॉज हम लोग इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का जिन्होंने एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सुबह 8-9 बजे से लेकर के शाम 6:30-7 बजे तक हम लोग एक बोर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, 2 चेयरमैन एंड को चेयरमैन। UN बोरा सर इज चेयरमैन, ही इज़ retired IAS, and
नजरुल इस्लाम सर ऑल्सो रिटायर्ड IAS, ही इज़ को चेयरमैन। और हमारी ये बोर्ड बैठती है सुबह 9 से लेकर के शाम 7 बजे तक, इवन आई वॉज पार्ट ऑफ दैट बोर्ड। इसी कारण से ये डिले हो जा रहा था ये प्रोसेस, बट कल से वी विल बी अपलोडिंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस मच बिफोर दिस टाइम। तो 5-6 बजे शाम तक हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू पीपल हैड टू गेट थ्रू। सो इन मोस्ट प्रोबेबल PT टॉपिक्स फॉर अपकमिंग APSC, today we'll cover topic number 127 to 129. Topic number 127 is about O Moor Apunor Desh. This I hope आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ. This is the state anthem of Assam. अब आपको ये बात जाननी है कि Assam is the state that is having state anthem right from the beginning. यानी कि Assam is the oldest Indian state to have a state anthem, and this O Moor Apunor Assam is an anthem, state anthem of Assam. It has been written by Lakshminath Bezborua. ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था. अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. दिस वाज अट्यून्ड बाय कमला प्रसाद अग्रवाला, मतलब कमला प्रसाद अग्रवाला साहब ने इसमें म्यूजिक दिया था. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ पैट्रियाटिक सॉन्ग एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1909 in Assamese magazine named Bahi, that is flute. Please attempt this question that is based on topic number 127. Topic number 128 is about voting pattern in Lok Sabha election. In 2019 election, Lok Sabha election, the total voter turnout was 81.52% in Assam, which is highest ever for the state. Before this, the highest turnout was in 2014 Lok Sabha election, that was 80.12%. Please attempt this question that is based on topic number 128. Topic number 129 is about India's smallest orchid. India's smallest orchid was discovered in Assam and it has been named Lichenoris Taiwania. It is a kind of parasitic bloom. Please attempt this question that is based on topic number 129. This is the answer of question number 124 to 126 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते. ताइवान इज ऑफ कोर्स नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, वन मेनलैंड चाइना इज नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो बोथ आर करेक्टली मैच्ड. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C. कालेश्वरम रिवर इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड प्राणहिता रिवर. बिल्कुल सही है, बट प्राणहिता रिवर इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. प्राणहिता रिवर इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. कल ही हमने देखा था. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.